सो इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे 3-4। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ, आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है, उस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और टाइम मिलेगा तो फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो a block of mass 5 kg is resting on rough surface as shown in figure. It is acted upon by a force of F towards right. Find frictional force acting on the block when force is 5 Newton, 25 Newton. यहाँ पे coefficient of static friction दे रखा है, coefficient of kinetic friction दे रखा है, G का वैल्यू। फ्री बॉडी बनाते हैं, राइट? तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो एक वेट इसका नीचे की तरफ लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ n है, और जो फ्रिक्शन है ये f है। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, अगर हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालें, f लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है, जो म्यू एस का वैल्यू है 0.6 है, और हमें पता है कि n इज इक्वल टू एम जी है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो जितना वेट, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है रिएक्शन, उतना ही नीचे लग रहा है वेट। n इज इक्वल टू एम जी, तो म्यू इंटू एम जी इसको लिख सकते हैं 0, मास इज 5 और g का वैल्यू 10 हो गया, सो 0.6 इंटू 10, 6 इंटू 5 हमारा 30 न्यूटन हो गया। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 30 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो 30 न्यूटन। तो जब आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो उस समय तो इसका जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे, बिकॉज ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है ये वैल्यू, ये फोर्स का वैल्यू, तो इसीलिए बिकॉज फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो एक पार्ट में देखो, सिंस F is equal to 5 Newton is less than limiting friction, that is maximum friction. Hence, as the friction is, as the static friction is, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, एंड एज द स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, as the static friction is self adjusting, तो ये अपना वैल्यू एडजस्ट कर लेगा किसके हिसाब से, जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही, बिकॉज ये मूव नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन के बराबर, उतना ही यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो फोर्स F इज इक्वल टू एफ एस, तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये 5 न्यूटन के बराबर होगा। अब अगर 25 न्यूटन आप जब आप फोर्स लगाते हो, वहां पे भी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, राइट? नाउ अगेन सिंस F is equal to 25 Newton is less than the limiting value of friction FL. So as the static friction is self-adjusting, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तो इस केस में हमारा फिर से जो आप फोर्स जितना लगाओगे, यहाँ पे फोर्स आप 25 न्यूटन लगा रहे हो, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन ही यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और इस केस में F इज इक्वल टू जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अब जो फोर्स लगा रहे हो आप 25 न्यूटन लगा रहे हो, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 25 न्यूटन होगी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन? इस फोर्स पे, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। और ये कब तक डिपेंड करेगा इस फोर्स पे? जब तक कि लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा फोर्स ना लगा दें, जो कि हम थर्ड पार्ट में कर। थर्ड पार्ट में जो हम सिंस F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, दिस इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, हेंस द ऑब्जेक्ट या ब्लॉक विल मूव, ये मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है ये 50 न्यूटन का फोर्स। तो अब आप अगर आप देखेंगे इसमें, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं,
F इज इक्वल टू 50 न्यूटन और ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू उस समय। तो बेसिकली जब ये मूव करने लगेगा तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मोशन ऑलरेडी आ चुका है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स ही निकालना है यहाँ पे 50 न्यूटन, बिकॉज 30 न्यूटन से ज्यादा है, इसीलिए अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा और उस समय कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें लगेगा। सो म्यू के का वैल्यू दे रखा है 0.5 और एन जो है हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है ये 5 इंटू 10 50 न्यूटन के बराबर है। तो 0.5 इंटू 50 ये 25 न्यूटन है। ठीक है, तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन 25 न्यूटन होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये ऑब्जेक्ट तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हम फोर्स ना लगाएं जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के से बड़ा फोर्स ना लगाएं। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के कम फोर्स रहता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और जितना फोर्स लगा रहते हैं उसके बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब हमारा फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू से ज्यादा होगा, जैसे 50 न्यूटन का केस है यहाँ पे, तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन होने लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। और उस समय कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे फॉर्मूले में म्यू के इंटू एन, है ना। वहां पे म्यू एस इंटू एन नहीं यूज करेंगे, म्यू के इंटू एन यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। Find the tension in the string in situation as shown in the figure below. Forces 120 Newton and 100 Newton start acting when the system is at rest. तो एक ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ 90 न्यूटन है, यहाँ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 60 न्यूटन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं जो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे, अब देखो ये जो 120 न्यूटन है, राइट, ये 120 न्यूटन इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम लोग अलग अलग केस कंसिडर करते हैं। पहले एज्यूम करेंगे कि सिस्टम मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। सो find the tension in the string in situation as shown in the figure below. Forces 120 Newton and 100 Newton starts acting on the system when the system is at rest. तो जब हम लोग ये फोर्स लगाते हैं, let us assume the system moves towards left. अभी हमें पता नहीं है किधर मूव करेगा, पहले एज्यूम करके देखते हैं लेफ्ट की तरफ अगर मूव करेगा। तो 120 न्यूटन इसमें लग रहा है फोर्स, है ना। और अगर हम लोग इसको, बिकॉज इसका टेंडेंसी इधर जाने का है, तो जो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसका, हम लोगों ने इधर फोर्स लगा दिया 120 न्यूटन, ये है 100 न्यूटन, इधर पीछे की तरफ फोर्स है 90 न्यूटन, और इधर पीछे की तरफ फोर्स है 60 न्यूटन। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स तुम देखोगे, ये देखो लेफ्ट के तरफ 120 न्यूटन और राइट के तरफ 100 प्लस 60 160 और 90 250 न्यूटन हो गया। इसका मतलब कि लेफ्ट के तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि राइट के तरफ वाला फोर्स ज्यादा है। सिंस फोर्सेस टुवर्ड्स, मतलब बेसिकली ये जो 90 न्यूटन और ये 60 न्यूटन है, ये एडजस्ट कर लेगा अपना वैल्यू। ठीक है, तो वो बेसिकली ये जो मैक्सिमम फोर्स है ये 90 और 60, ये कम करके इसको बेसिकली 120 के बराबर कर लेगा और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। फोर्सेस टुवर्ड्स राइट
is more than forces towards left, hence object does not move. तो ये जो सिस्टम है, इट विल नॉट मूव. अब दूसरा हम लोग केस एज्यूम करते हैं कि सिस्टम मूव टुवर्ड्स राइट. ठीक है, अब यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है. राइट के तरफ करोगे तो भी पॉसिबल नहीं है. तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा, इधर तुमने 100 न्यूटन लगाया है, ये पीछे की तरफ 120 न्यूटन लगा रहे हैं, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स ये 90 न्यूटन और ये 60 न्यूटन. तो ये टोटल देखो, लेफ्ट की तरफ फोर्स ज्यादा हो रहा है. सो हेंस सिस्टम डज नॉट मूव. ऐसे भी इधर मूव नहीं करेगा क्योंकि ये 100 न्यूटन जो है 120 से कम है, तो ये तो कभी भी नहीं मूव करेगा. तो सिस्टम डज नॉट मूव टुवर्ड्स राइट एज वेल. ठीक है, अब सिस्टम मतलब स्टेशनरी है. दिस इंप्लाइज सिस्टम इज स्टेशनरी, किधर भी मूव नहीं कर रहा. ठीक है, सिस्टम जब स्टेशनरी है, अब अगर हम लोग फोर्सेस लगाते हैं, ये हमारा 20 kg वाला ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है. और इसमें लेट्स से 10 सेंटी. तो पहले हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि ये जो स्टेशनरी होगा, इसमें ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहले रीच करेगा. मतलब इस ये वाला जो ब्लॉक है, दिस 10 kg ब्लॉक reaches the limiting friction तो 10 kg ब्लॉक reaches the limiting friction first. तो उस केस में जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. इस पे अगर हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला ये बना रहे हैं, मान लो ये टेंशन T इधर है, और इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है 90 न्यूटन, और तुम इधर जो फोर्स लगा रहे हो ये 120 न्यूटन, स्टेशनरी है. तो हमारा जो इक्वेशन होगा ये होगा 120 इज इक्वल टू टी प्लस 90. तो इससे टेंशन T इज इक्वल टू 30 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है, T इज इक्वल टू 30 न्यूटन. और दूसरे वाले ब्लॉक का जो बनाते हैं, इसमें फोर्स इधर लग रहा है 100 न्यूटन. ठीक है, और इधर जो है टेंशन T लग रहा है. अब ये बिकॉज मूव नहीं कर रहा है ना, और फ्रिक्शन जो है इस पे सेल्फ एडजस्टिंग है फ्रिक्शन, बिकॉज ये T 30 न्यूटन ही है, ये 100 है, तो फ्रिक्शन इस पे उल्टे दिशा में इस डायरेक्शन में लगेगा. और बिकॉज मैक्सिमम फ्रिक्शन जो यहाँ पे लग सकता है 60 है, राइट, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू 70 आ जाएगा. देखो T प्लस F इज इक्वल टू 100 होता है. F इज इक्वल T का वैल्यू 30 है, 30 प्लस F इज 100, तो इसका मतलब F इज 70. तो विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे फ्रिक्शन हो सकता है वो 60 न्यूटन होगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल. तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है कि पहले 10 kg ब्लॉक लिमिटिंग फ्रिक्शन को रीच करे. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ठीक है, यहां तक लिख लिया सभी ने? यहां तक समझ में आया सबको? भाई 4 केस हम लोग लेंगे. पहला केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट के तरफ मूव कर रहा है, वो पॉसिबल नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव करता. अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि राइट की तरफ मूव कर रहा है, वो भी हमने देखा कि वो पॉसिबल नहीं है. तो मतलब सिस्टम क्या है, स्टेशनरी है. स्टेशनरी में पहला कंडीशन ले रहे हैं
लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले किसको कौन अचीव कर रहा है, 10 kg वाला ब्लॉक अचीव कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि ये जो टेंशन तो 30 न्यूटन आया, बट फ्रिक्शनल फोर्स दूसरे वाले ब्लॉक का जो है वो 70 न्यूटन आ गया, जो 20 kg ब्लॉक के नीचे फ्रिक्शन। मैक्सिमम 60 न्यूटन हो सकता है, बट इस कंडीशन को सही होने के लिए इसमें 70 न्यूटन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये केस भी नहीं पॉसिबल। अब चौथे केस पे आते हैं। फोर्थ केस देखोगे, इसमें हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाले पे पहले, इस वाले ब्लॉक पे पहले ये आएगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच करेगा। ठीक है, सो अगर 20 kg वाला पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव कर रहा है, तो मतलब इधर तुम 100 न्यूटन लगाए हो, और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 60 न्यूटन का इस पे, और टेंशन टी है, तो ये हम लोग 20 kg वाले का बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो T प्लस 60 इज इक्वल टू 100, तो टेंशन T इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब इसको चेक करते हैं इस वाले कंडीशन में, इस 10 kg वाले ब्लॉक के लिए। 10 kg वाले ब्लॉक में तुम इधर फोर्स लगा रहे हो 120 न्यूटन, और टेंशन लग रहा है T इज इक्वल टू 40 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिकली 120 इज इक्वल टू T प्लस F होगा, या फ्रिक्शन फोर्स इज 120 माइनस 40, दैट इज 80 न्यूटन। ये 80 न्यूटन इसके मैक्सिमम वैल्यू से लेस है, विच इज लेस देन Fs मैक्सिमम, राइट, जो कि 90 न्यूटन था। तो ये केस, दिस इज ओके, मतलब दिस वन इज वैलिड, ये वाला केस वैलिड है ना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाया हमने, ये 100 न्यूटन लगाया, और यहाँ पे फ्रिक्शन 80 न्यूटन तक ही पहुंचा, पूरा मैक्सिमम तक पहुंचा भी नहीं, तो मतलब स्टेशनरी है, और ये कंडीशन ओके है। तो टेंशन टी इस केस में कितना हो गया, 40 न्यूटन हो गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो चारों केस को, यस सर, चारों केस को एनालाइज तब डिसाइड करेंगे कि कितना टेंशन हो रहा है, सीधे सीधे नहीं लिख देंगे कि टेंशन इतना हो रहा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुमने पीडीएफ ना पे रखे अपने माइक को, जब कुछ पूछना हो तभी अनम्यूट किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक्स में देखोगे, एच सी वर्मा में भी दिया हुआ है। तो द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन फिगर इज म्यू। तो ये देखो, बोर्ड और फ्लोर के बीच में, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू म्यू। Find the maximum force that the man can exert on the rope so that the board does not slip on the floor. तो ये रोप पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है ये आदमी नीचे के तरफ, जिससे कि बोर्ड स्लिप ना करे। ये देखो, ये पूरा एक स्ट्रिंग से अटैच्ड, ठीक है, और बिकॉज ये सारा एक ही स्ट्रिंग है, पूरे स्ट्रिंग पे टेंशन टी सेम होगा, है ना, मासलेस हम एज्यूम करते हैं। अब देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाए, पहले आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर आदमी का ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे टेंशन टी ऊपर के तरफ लग रहा है ना भाई, ये इसको पुल करेगा, तो जो रोप को जिस फोर्स से पुल करेगा टेंशन टी से, रोप भी इसको ऊपर के तरफ पुल करेगा। इसका वेट है वो mg है, ठीक है।
का खुद का वेट एक mg हो जाएगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n, राइट। अब इससे हमारा आ जाएगा t, ये आदमी मूव तो कर नहीं रहा है तो t प्लस n इज इक्वल टू mg हो गया। सो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg माइनस t, पहला इक्वेशन। अब हम लोग इस प्लेटफॉर्म का बनाएंगे, अगर प्लेटफॉर्म पे ये आदमी जितना इसका जो वेट है वो जितना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा है ये प्लेटफॉर्म इस आदमी पे, उतने ही फोर्स से आदमी प्लेटफॉर्म पे फोर्स लगा रहा होगा n नॉर्मल रिएक्शन जो कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन n हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इसका खुद का वेट होगा कैपिटल mg, है ना, इसका मास कैपिटल m है इस प्लेटफॉर्म का, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है इस वाले बोर्ड और जमीन के बीच में, ग्राउंड के बीच में। ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, वो जो है ये मान लो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन n डैश है तो म्यू इंटू n डैश एक फोर्स लगेगा और एक टेंशन t इसको इधर पुल कर रहा हो। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग फोर्स देखते हैं तो n डैश इज इक्वल टू कैपिटल mg प्लस ऑफ n हो गया। सो n का वैल्यू फर्स्ट वाले से डाल दोगे, so n dash is equal to capital mg plus of small mg minus t। अब इससे हमारा आ गया जो n dash is equal to capital M plus small m into g minus of t। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते थे अगर अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते, इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, इसको पूरे एक मानते एंटिटी, तो पूरा वेट m प्लस एम जी भी लिख सकते थे और ऊपर टेंशन t लग रहा है वो लिख सकते थे। तो m प्लस एम जी माइनस टेंशन t इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा थर्ड रिएक्शन इक्वेशन हो गया। अब ये जो t है ना, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना, हमको मैक्सिमम फोर्स निकालना है जिससे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करे। मैक्सिमम फोर्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा टी मैक्सिमम फोर्स के केस में। टी मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू एन डैश, ये एन डैश। सो वैल्यू डाल दो यहाँ पे, म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस टी, ये हमारा एन डैश है, ये टेंशन टी के बराबर होगा। हम लोग को टी का वैल्यू निकालना है, सबको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस म्यू टाइम्स टी को उस तरफ ले जाओगे तो 1 प्लस म्यू इंटू टी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम प्लस एम स्मॉल जी। So टेंशन T is equal to mu divided by 1 plus mu into capital M plus small m into G. So this is our tension. Maximum value of the tension which can be applied is equal to mu into M plus mg by 1 plus mu. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। हाँ बेटा बता देता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, हम लोगों ने क्या किया, इस आदमी का पहले फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाया, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस आदमी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, इसका खुद का एक वेट होगा, मान लो इस आदमी का जो मास है स्मॉल m है तो mg एक तरफ होगा, और ये प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है वो प्लेटफॉर्म पे अगर वेट लगाएगा तो प्लेटफॉर्म इस पे रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको कहते हैं, जहां पे भी खड़ा रहता है वहां कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा इसको, मान लो n उसका कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जिस फोर्स से ये रोप को नीचे की तरफ खींचेगा, रोप भी इसको ऊपर की तरफ खींचेगा टी फोर्स। तो पहले इस, और ये आदमी वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा है भाई, ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रहा है,
स्टेशनरी है तो जितना फोर्स ऊपर के तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे के तरफ लगेगा। ऊपर के तरफ T+N लग रहा है, नीचे के तरफ mg लग रहा है। तो इससे जो n का वैल्यू है वो mg - t आ गया। ये हम लोगों ने पहला एक लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? ये वाला क्लियर? यस सर। अब दूसरे पे आते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे जो जितना कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। मतलब आदमी पे जितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है उतना ही कॉन्टैक्ट फोर्स ये प्लेटफॉर्म पे भी लगेगा। मतलब जो फोर्स प्लेटफॉर्म आदमी पे लगा रहा है वही फोर्स आदमी प्लेटफॉर्म पे लगाएगा और वो n के बराबर होगा। अब इस प्लेटफॉर्म का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस प्लेटफॉर्म का मास कैपिटल M है तो उसका वेट हो जाएगा कैपिटल mg नीचे, और एक ये जो आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है n, और जो ग्राउंड इस प्लेटफॉर्म पे जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है वो n डैश। भाई ये दोनों फोर्स n और mg जो नीचे की तरफ लग रहा है तो कुछ फोर्स से पुश करेगा, तो ग्राउंड प्लेटफॉर्म पे ऊपर के तरफ, इसको हम लोग n डैश, ठीक है? तो ग्राउंड जो है इस पे ऊपर के तरफ फोर्स लगा रहा है n डैश, नीचे के तरफ फोर्स है n और mg। तो ये जो n डैश हो गया जो ऊपर के तरफ फोर्स है वो नीचे के फोर्स के बराबर हो गया, mg + n के बराबर हो गया, राइट? तो पहला हम लोग देख लिए कि भाई पहला इक्वेशन ये हो गया T+N आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के। उसके बाद ये जो दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं, ये इक्वेशन लिख रहे हैं प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म पे ऊपर फोर्स लग रहा है n डैश ग्राउंड के वजह से, और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो n और mg लग रहा है, तो mg + n डैश के बराबर हो गया क्योंकि प्लेटफॉर्म भी ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग n को रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो n यहाँ पे mg - t था, उसको यहाँ पे से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा mg + mg - t मतलब m + mg - t, ये n डैश का वैल्यू आ गया। ये जब n डैश का वैल्यू हम लोग को मिल गया, अब हम लोग इस प्लेटफॉर्म का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स बताओ, ये टेंशन T मैक्सिमम बताओ जिससे ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, मैक्सिमम हम कितना फोर्स लगा सकते हैं। भाई हम लोग जो T टेंशन जो इसमें है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसी के वजह से तो टेंशन T आ रहा है ना, तो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं वो निकालने बोला था। तो हम लोग T का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो T का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकता है? अगर मूव नहीं करना है, म्यू n डैश के बराबर हो सकता है। अगर T मैक्सिमम होगा, ये लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा फ्रिक्शन के, तो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर टेंशन T हो गया म्यू n डैश के बराबर। n डैश को यहाँ पे रिप्लेस कर लिए, m + mg - t। अब T = ये पूरा जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लिए T के लिए, -μ2 को इधर लेके 1 + μt लिख लिया और μ टाइम्स m + mg हो गया। तो T मैक्सिमम क्या हो जाएगा? μ/1 + μ m + m × g। ये 1 + μ को इधर लाके डिवाइड कर दिया राइट साइड। तो ये हमारा मैक्सिमम टेंशन जो कि हम लगा सकते हैं बिना इस प्लेटफॉर्म को मूव कराए। अब क्लियर है? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, for the system shown in figure, the coefficient of static and kinetic friction between the blocks M2 and the horizontal surface is μs। मतलब यहाँ पे जो coefficient of static friction है वो μs के बराबर है इस surface पे, ठीक है? और जो kinetic friction है वो μk के बराबर है, coefficient of kinetic friction। M2 का वैल्यू 10 kg है, μs 0.4 है और μk 0.35। M2 का वैल्यू 10 kg। अब कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M1 सो दैट ब्लॉक M2 डज नॉट मूव।
मतलब m1 का क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है जिससे कि ये मूव नहीं करे, मतलब कि लिमिटिंग केस तक हमको निकालना है। भाई m1 का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है, इस m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, नीचे की तरफ m1g होगा एक फोर्स, वेट हो गया, ऊपर की तरफ टेंशन t हो गया, और बिकॉज ये मूव नहीं कर रहा है तो t किसके बराबर हो जाएगा, m1g के बराबर। और यहाँ पे अगर इस ब्लॉक के लिए बनाएंगे, टेंशन टी इसको इधर खींच रहा है, और फ्रिक्शन जो है यहाँ पे म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग को निकालना है, पीछे की तरफ जो फोर्स होगा वो म्यू एस एन हो जाएगा। इसका वेट है m2g, और जो नॉर्मल रिएक्शन n है वही n यहाँ पे हम लोग यूज भी कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब अगर हम लोग n का वैल्यू किसके बराबर है, m2g के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू m2g। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग वैल्यू का जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एस एन के बराबर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना है तो t इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन के बराबर होगा, तो मूव नहीं करेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो t और n का, तो m1g जो है म्यू एस इंटू m2g के बराबर होगा, तो ये मूव नहीं करेगा। हम लोग को m1 का वैल्यू निकालना है, g और g कैंसिल हो गया, तो m1 इज इक्वल टू म्यू एस इंटू m2। तो m1 अगर म्यू एस इंटू m2 होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। म्यू एस का वैल्यू है 0.4 और m2 का वैल्यू है 10, तो मतलब 4 kg के बराबर मैक्सिमम हो सकता है ना, जहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे। 4 kg से जैसे ही ज्यादा वैल्यू होगा m1 का, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करने लगेगा और एक्सेलरेट करने लगेगा। सेकेंड केस में कह रहा है अगर m1 5 kg है, मतलब इसका मास 5 kg हो गया, तो उस समय कितना एक्सेलरेशन है वो निकालना है। मान लो ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये राइट जाएगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग अटैच्ड है। कांस्टेंट रिलेशन से जितना डिस्टेंस m2 मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस m1 मूव करेगा, इसीलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, तो यहाँ पे तो स्टेशनरी के लिए लिख रहे थे, अब अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, नीचे के तरफ फोर्स m1g, ऊपर के तरफ t, हम m1 के लिए लिख रहे हैं, m1 मास के लिए फोर्स लिख रहे हैं, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू ए हो गया, राइट। सो m1 का जो वैल्यू है मास का 5 kg है, तो 5 इंटू जी 10 माइनस टेंशन t, राइट, हम लोग को निकालना है। सो 5 इंटू 10 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा m2 के लिए जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, m2 के लिए टेंशन t माइनस, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के लगाएंगे यहाँ पे, t माइनस म्यू के n इज इक्वल टू m2a। भाई इधर जो फोर्स लग रहा है वो म्यू के n हो जाएगा, अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, t माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास m2 इंटू ए। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन होता है, एन का वैल्यू तो सेम ही रहेगा m2g। सो t माइनस म्यू के इंटू m2g इज इक्वल टू m2a। सो t माइनस म्यू के का वैल्यू है 0.35, मास m2 का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 10a। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, t माइनस 35 इज इक्वल टू 10a, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अब पहले और दूसरे को सॉल्व कर लो। पहला था 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5a, और दूसरा है t माइनस 35 इज इक्वल टू 10a। दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे माइनस टी प्लस टी कट गया, 15 इज इक्वल टू 15a। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को एक्सेलरेशन ही इसमें निकालना था। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। फटाफट।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म चेन इज जस्ट एट रेस्ट ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ इट्स 1/nth पार्ट ऑफ द लेंथ हैंगिंग वर्टिकल। तो ये जो पार्ट है, मान लो टोटल लेंथ स्ट्रिंग का L है, मतलब ये जो चेन का टोटल लेंथ L है। लेट द टोटल लेंथ ऑफ चेन, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी जगह देखोगे। सो टोटल लेंथ ऑफ चेन बी L, ठीक है। अब कह रहा है कि कितना पोर्शन हैंग कर रहा है, 1/nth पार्ट ऑफ लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली। तो ये जो पार्ट है ये 1/n इंटू L, ये पार्ट इतना लेंथ का है। जो बचा हुआ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, L माइनस L/n, ये 1/n इंटू L क्या हो गया, L/n हो गया। और ये जो पोर्शन है, ये बचा हुआ जो पोर्शन होगा ये L माइनस L/n हो गया। तो L माइनस L/n कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, L कॉमन ले लोगे 1 माइनस 1/n, या L कॉमन लेके n माइनस 1/n, ठीक है। सो ये बेसिकली n माइनस 1/n इंटू L, ये पोर्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल, हम लोग को म्यू का वैल्यू निकालना है चेन और टेबल। कह रहा है कि इज जस्ट एट रेस्ट, जस्ट एट रेस्ट मतलब जो ये हैंगिंग वाला पोर्शन के वजह से जो फोर्स नीचे के तरफ इसका वेट लगेगा वो इसके वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको बैलेंस कर देगा, तब ये जस्ट एट रेस्ट हुआ। समझ में आया ना? ये जो पोर्शन है जो टेबल के ऊपर रखा है, सो ये टेबल के ऊपर जो पोर्शन रखा है उसका वेट, अब देखो टोटल मास, लेट टोटल मास ऑफ चेन बी m। अब इसमें मास पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, m/l, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। अब इससे हम लोग निकालेंगे मास ऑफ चेन हैंगिंग, जो हैंग कर रहा है वो वाला पोर्शन। तो हैंग कितना पोर्शन कर रहा है, L/n, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू पोर्शन विच इज हैंगिंग कर देंगे तो मास ऑफ चेन हैंगिंग निकल जाएगा, L कट गया तो दिस इज टोटल मास m/n, मास ऑफ द चेन डिवाइडेड बाय द फ्रैक्शन विच इज हैंगिंग, मतलब n डिवाइडेड बाय n, ये मास ऑफ चेन हैंगिंग निकल गया। और मास ऑफ चेन ऑन टेबल जो निकालना होगा, मास ऑफ चेन ऑन टेबल निकालेंगे तो ये दिस इज इक्वल टू मास, टोटल मास m है तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू n माइनस 1/n इंटू L, जो पोर्शन टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये पोर्शन है, L कट गया। सो ये जो मास है दिस इज m इंटू n माइनस 1/n, ये मास टेबल के ऊपर है, ठीक है। जो टेबल के ऊपर है उसका जो वेट होगा दैट विल बी m इंटू n माइनस 1/n g, नीचे के तरफ रिएक्शन फोर्स n हो गया और फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू n हो गया, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वही फोर्स इसको टेंशन T से खींच रहा है, और इस वाला ये जो हैंग कर रहा है हमारा चेन, उस हैंगिंग चेन में ऊपर के तरफ ये टेंशन T, हम ये वाले पोर्शन को देख रहे हैं, ये इधर पुल कर रहा होगा टेंशन T से और ये ऊपर वाला इसको ऊपर पुल कर रहा होगा टेंशन T से। इसका वेट जो होगा वो मास है कैपिटल M/n इंटू जी, ये वेट होगा जो इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, टेंशन T है। सो T इज इक्वल टू M/n इंटू जी है, हमारे पास टेंशन T इज इक्वल टू M/n इंटू जी हो गया। और उसके अलावा टेंशन T इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, राइट, टेंशन T इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n, म्यू टाइम्स n मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे
m इंटू ये जो n है, दिस इज इक्वल टू m इंटू n माइनस 1/n इंटू g. So m इंटू n माइनस 1/n इंटू g हो गया, ये टेंसेंट t हो गया. So ये हमारा टेंसेंट t हो गया. ये अब हम लोग को इन दोनों को सॉल्व कर देना. जो टेंशन t यहाँ पे निकाले हैं इसको रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ. तो कैपिटल m बाय n इंटू जी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m n माइनस 1/n इंटू जी. जी कट गया, कैपिटल M कट गया और n भी कट गया. तो म्यू का वैल्यू 1/n माइनस 1 आएगा. 1 माइनस कुछ गलत तो हम लोगों ने नहीं किया है. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. लेट द टोटल मास ऑफ चेन बी L. तो हमारा जो पहला आया ये m2 g इज इक्वल टू म्यू n1. ठीक है, x बाय L को ईटा लिखा है. ये ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी n है, ये ईटा है और जो इसमें भी है बुक में यही होगा. ये म्यू का वैल्यू 1/n माइनस 1 ही होगा. ठीक है, इसको हटा दो. म्यू का वैल्यू 1/n माइनस 1 हो. ये किसी और क्वेश्चन का हमको लगता है गलती से आया हो, कुछ और पूछ रहा हूँ. ठीक है बच्चों. यस सर. सबको समझ में आ गया? यस सर. अब हम लोग फ्रिक्शन एज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स देखते हैं. तो बेसिकली क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट, electromagnetic force act between the charged particles at the surface of the bodies. As a result, each body exerts a contact force on the other. तो जो electromagnetic forces हैं उसके वजह से एक contact force होगा. The magnitude of the contact force acting on two bodies are equal, but their direction are opposite, and hence the contact forces obeys Newton's थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो ये देखो, ये नॉर्मल फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है. इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है. फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे. So the direction of the contact force acting on a particular body is not necessarily perpendicular to the contact surface. We can resolve the contact force into two components, one perpendicular to the contact force and the other parallel to it. तो ये जो perpendicular हो गया नॉर्मल वाला और जो पैरेलल हो गया वो फ्रिक्शन हो गया. परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स, एंड पैरेलल कंपोनेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है, इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल. जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है इसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं या नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसको फ्रिक्शन कहते हैं.
तो कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। भाई पाइथागोरस थ्योरम से ये एफ है ये एन है, तो रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ऐसे भी दो फोर्सेस अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है। सो जो मिनिमम जो कॉन्टैक्ट फोर्स जब मिनिमम होगा, कब मिनिमम होगा? जब ये n के बराबर होगा, जब ये जो जीरो होगा, फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, उस समय कॉन्टैक्ट फोर्स मिनिमम होता है। और जब कॉन्टैक्ट फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के बराबर होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। तो मिनिमम फ्रिक्शन होगा तो उस समय कॉन्टैक्ट फोर्स मिनिमम होगा, और जब मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा तो उस समय कॉन्टैक्ट फोर्स मैक्सिमम होगा। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ डिपेंड करता है? n से लेके म्यू रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1n तक वेरी करता है। और जो थीटा है, ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल फोर्स से कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उससे जो कॉन्टैक्ट फोर्स एंगल बनाता है वो थीटा 0 से लेके tan इनवर्स म्यू तक वेरी करेगा। मतलब 0 कब होगा? जब कॉन्टैक्ट फोर्स n के बराबर होगा, और tan इनवर्स म्यू जब मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। क्लियर है बच्चों? जनरली हम लोग ना कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब सीधे बोल देते हैं कि ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को ही कॉन्टैक्ट फोर्स मान लेते हैं, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट है फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का। ठीक है? यस सर। जैसे ये क्वेश्चन में बताया हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 400 ग्राम स्लाइड्स ऑन, ठीक है, बॉडी ऑफ मास 400 grams slides on rough horizontal surface if the frictional force is 3 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स F है दिस इज इक्वल टू 3 न्यूटन। फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी विद द वर्टिकल। तो हम लोग को ये कॉन्टैक्ट फोर्स का जो एंगल है ये थीटा का वैल्यू निकालना है। और दूसरा द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स FC का मैग्नीट्यूड निकालना। फ्रिक्शन फोर्स हमारा 3 न्यूटन है, ये 400 ग्राम है। ठीक है, सो जो m है mg करेंगे तो 0.4 इंटू 10 कर देंगे, ये 4 हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू 4 न्यूटन हो गया। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन n 4 न्यूटन हो गया, और f जो है 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन। तो अब tan थीटा अगर निकालोगे तुम, पहले तो एंगल निकालना है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F बाय नॉर्मल रिएक्शन n, फ्रिक्शन फोर्स 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 विच इज इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद जो बी पार्ट है, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है दिस इज रूट अंडर n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 का 5 न्यूटन हो जाएगा। तो 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block of 5 Newton is pushed against the vertical wall by a force of 12 Newton। तो ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन, इसका खुद का वेट 5 न्यूटन है, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है, और ये 12 न्यूटन से हम लोग इसको पुश कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम लोग फोर्स इधर लगाएंगे, ये बिकॉज दीवार के ऊपर रखा हुआ है, तो ये दीवार इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसको n से हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं, राइट। coefficient of friction between the wall and the block is 0.6। तो
जो म्यू का वैल्यू है, म्यू इज इक्वल टू 0.6. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक. तो हमें n का वैल्यू निकालना है, ठीक है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक. तो हम लोग को बेसिकली ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, वो निकाल के बताना है. तो पहले तो फ्रिक्शन फोर्स F जो है, ठीक है, जितना फोर्स हम लोग ये लगा रहे हैं इधर, उतना ही फोर्स इस पे ऑपोजिट साइड में लगेगा. सो जो नॉर्मल रिएक्शन N है, वो नॉर्मल रिएक्शन 12 न्यूटन के बराबर हो. ये जो नॉर्मल रिएक्शन 12 न्यूटन हो गया. फ्रिक्शन फोर्स अगर हम लोग देखेंगे F इज इक्वल टू म्यू इंटू N, 0.6 इंटू 12, 7.2 न्यूटन हो गया फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया हमारा 7.2 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन हो गया 12 न्यूटन. तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर n square plus of f square. So this is root under 12 square plus 7.2 का whole square. So this is equal to, अच्छा ये मैक्सिमम, सॉरी सो ये जो है ना लिमिटिंग वैल्यू है, बट यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है. तो बिकॉज नीचे के तरफ फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, जो रिएक्शन, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होगा. ये नीचे के तरफ कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही, मतलब ऊपर के तरफ फोर्स कितना लगेगा, उतना ही ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया. सो बिकॉज सिंस द वेट इज 5 न्यूटन, ठीक है, वेट जो 5 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन फोर्स F कितना होगा, 5 न्यूटन ही होगा. बिकॉज यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना. ये जो लिमिटिंग वैल्यू है नहीं लगेगा ना. फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये जो फोर्स ऑफ एक्शन है, जो वेट है, वेट से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकता है. अगर वेट से ज्यादा हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर मूव करने लगेगा. भाई अगर फ्रिक्शन फोर्स तुम 7.2 न्यूटन लगा दिया और इसका वेट 5 न्यूटन है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर एक्सेलरेट करने लगेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. फ्रिक्शन फोर्स एक रिएक्शन फोर्स है, कभी भी एक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है. तो फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो हम लोगों ने निकाल के देखा कि 7.2 न्यूटन तक जा सकता है. बट यहाँ पे मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू से कम ही फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग फोर्स बाहर से लगा रहे हैं, दैट इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू. So the weight is 5 Newton, which is less than the limiting friction. So static friction यहाँ पे लगेगा 5 न्यूटन के बराबर. तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे, ये 5 स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे. तो 144 प्लस 25, 169 का स्क्वायर रूट 13 न्यूटन हो गया. तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ पे 13 न्यूटन. तो वो चीज हम लोग को ध्यान में रखना होगा हमेशा कि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो हमारा जो वेट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्लियर है बच्चों? Yes. यस सर. ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से. और अगली क्लास में हम लोग जो है वो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा. ठीक है. और उसके बाद फिर वो इंक्लाइन वगैरह पे जो फ्रिक्शन है उस पर करेंगे. और मेरे ख्याल से उसके बाद फिर क्वेश्चन ही रहता है, तो वो क्वेश्चंस कर लेंगे तो फ्रिक्शन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा. फ्रिक्शन के बाद फिर हम लोग सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स पढ़ते हैं. तो उसमें हम लोग बेसिकली जो तुम लोग पहाड़ पे गए होगे, हिल स्टेशन वगैरह गए होगे, तो वहां पे तुम देखते हो कि जो रोड्स हैं वो बाहर की तरफ थोड़ा ऊपर उठी हुई रहती है. मतलब अगर ये टर्न ऐसे हो रहा है रोड, तो तुम देखोगे कि ये रोड ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे उठी हुई है. मतलब इस तरह से रहती है रोड. मतलब जो बाहर वाला पोर्शन है वो थोड़ा ऊंचा रहता है, और जो जिधर मुड़ रहे हैं वो वाला पोर्शन थोड़ा नीचा रहता है. ऑब्जर्व किए हो ना तुम लोग इस चीज को? हैव यू ऑब्जर्व दिस? इसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड.
ये जो चीज हम लोग करते हैं इसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तुम लोग इनफैक्ट वो F1 वाला जो रेस वगैरह देखते हैं या फिर जो बाइक रेस वगैरह जो देखते हैं उसमें भी देखे होगे, बाइसिकल रेस जो साइकिलिंग वाला रेस होता है उन सब में भी इसी तरह का रैंप जैसा बना हुआ रहता है और उसमें लोग गाड़ियां चलाते हैं, राइट। वो इसीलिए क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे, वो उसको भी हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड ही कहते हैं। तो ये इसके बाद आएगा, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो ये हम लोग सर्कुलर मोशन करेंगे, उसमें ये बैंकिंग ऑफ रोड करेंगे। एक साइकिलिस्ट है, तुम लोग साइकिल चलाते होगे तो देखे होगे जब वो टर्न आता है तो तुम लोग अपने साइकिल को थोड़ा सा टर्न कर देते हो, मतलब साइकिल कुछ इस तरीके से टर्न हो जाता है ओरिजिनल पोजीशन से, राइट। ये इस तरह से साइकिल थोड़ा टर्न हो जाता है, साइकिलिस्ट ऐसे झुक जाता है जिधर टर्न होना है, राइट। अगर इस तरफ टर्न होना है तो ये इस तरह से झुक जाता है। बाइक वगैरह से भी लोग ऐसे स्टंट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा झुक झुक के। तो वो सारी चीजें जो है क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को बेसिकली उतना फ्रिक्शन ना मिलता हो और स्पीड से अगर हम लोग को मोड़ना हो गाड़ी को तो उसके लिए फिर हम लोग उसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, मतलब वर्टिकली शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग सर्कुलर मोशन वाला जो पोर्शन है उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.